Good morning, students. Welcome to Ujmila Devi PG College. Today we discuss about force vibration, differential equation of force vibration and its solution, frequency and amplitude. तो यहाँ पे हम आज आपको फोर्स वाइब्रेशन क्या होता है उसके बारे में बताएंगे और उसका डिफरेंशियल इक्वेशन हम आपको बताएंगे। इसके पहले क्लास में प्रीवियस वीडियो में हम आपको डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है और उसका डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन और एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, इन सब के बारे में हम अच्छे से डिस्कस किए थे। हम आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे तरीके से समझ भी गए होंगे। तो आइए आज हमारे साथ जुड़ जाइए। तो हम आपको बताते हैं फोर्स वाइब्रेशन क्या होता है। फोर्स वाइब्रेशन को फोर्स ऑसिलेशन कहते हैं या फोर्स हार्मोनिक ऑसिलेटर कहते हैं। हार्मोनिक मीन्स होता है पीरियाडिक। क्या होता है? पीरियाडिक होता है। तो यहाँ पे फोर्स वाइब्रेशन क्या होता है, जैसे कि आपने स्टार्ट में पढ़ा फ्री वाइब्रेशन। क्या पढ़ा था? फ्री वाइब्रेशन पढ़ा था। फ्री वाइब्रेशन, फ्री वाइब्रेशन में आपने पढ़ा देखा था कि जैसे जो वाइब्रेशन होता है उसका एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होता है, उसका एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होता है। आप देख सकते हैं कि क्या रहा, एम्पलीट्यूड है, तो इसका एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होता फ्री वाइब्रेशन में। लेकिन उसके बाद था आपका डैम्प्ड वाइब्रेशन। डैम्प्ड वाइब्रेशन में जब कोई पार्टिकल या कोई बॉडी ऑक्सीलेशन करता है, वाइब्रेशन करता है, उसके दौरान यदि उसका एम्पलीट्यूड कंटिन्यू क्या हो जाए, डिक्रीज होता जाए, कंटिन्यू डिक्रीज होता जाए, ऐसे वाइब्रेशन को हम क्या कहते हैं? डैम्प्ड वाइब्रेशन कहते हैं। ये आपका रहा डैम्प्ड वाइब्रेशन, ये आपका रहा फ्री वाइब्रेशन। फ्री वाइब्रेशन, फ्री वाइब्रेशन में कोई बॉडी यदि वाइब्रेट करता है, ऑक्सीलेट करता है, तो अपने नेचुरल फ्रिक्वेंसी से, फ्री वाइब्रेशन में अपने नेचुरल फ्रिक्वेंसी से वह ऑक्सीलेट करता है, वह वाइब्रेट करता है। लेकिन डैम्प्ड वाइब्रेशन में क्या होता है? डैम्प्ड वाइब्रेशन में उसकी फ्रिक्वेंसी भी कंटिन्यू क्या होती है, चेंज होती जाती है। जबकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कोई पार्टिकल, कोई बॉडी क्या कर रहा है, यदि वाइब्रेशन कर रहा है, ऑक्सीलेशन कर रहा है, तो उसका एम्पलीट्यूड जो होता है कंटिन्यू डिक्रीज होता जाता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को डैम्पिंग कहते हैं। इसी को डैम्पिंग कहते हैं। अब क्या है फोर्स वाइब्रेशन में कि जब कोई बॉडी ऑक्सीलेट कर रहा है तो देखिए कहीं न कहीं हर जगह कुछ डिस्पैटिव फोर्स लाइक एज विस्कोसिटी, एयर फ्रैक्शन क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। एयर फ्रैक्शन मौजूद होते हैं। वो करते क्या है कि ऑक्सीडेशन पे प्रभाव डालते हैं, जिसके रिजल्ट से उसका एम्पलीट्यूड क्या होता है? डिक्रीज होता जाता है, जिसको हम डैम्पिंग कहते हैं। अब यहाँ पे फोर्स वाइब्रेशन में व्हेन ए सिस्टम और बॉडी, कोई निकाय अथवा बॉडी क्या कर रहा है? वाइब्रेट कर रहा है, तो वहाँ पे हम एक्सटर्नल पीरियाडिक फोर्स जब हम देते हैं तो वह बॉडी क्या करने लगता है? अपने नेचुरल फ्रिक्वेंसी से वाइब्रेट करने लगता है, अपने नेचुरल फ्रिक्वेंसी से वाइब्रेट करने लगता है। कोई भी बॉडी, कोई भी पार्टिकल अपने नेचुरल फ्रिक्वेंसी से क्या करता है? ऑक्सीलेट करता है, वाइब्रेट करना चाहता है। जैसे कि आज के समय सभी इंसान खुश रहना चाहते हैं, लेकिन क्या कोई खुश रहने देता है? ऐसा नहीं करने देता है। तो कोई बॉडी अपने नेचुरल फ्रिक्वेंसी से क्या करता है? वाइब्रेट करना चाहता है, लेकिन डिसिपेटिव फोर्सेस के कारण, एक्सटर्नल फैक्टर के कारण वह वाइब्रेट नहीं कर पाता है। तो इसी रीजन से क्या उत्पन्न होता है? डैम्पिंग
प्रोड्यूस होता है। लेकिन जब यहाँ पे कोई बॉडी ऑक्सीडेट कर रहा है तो उस पर एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स क्या किया जाता है, अप्लाई किया जाता है, तो वह बॉडी अपने नेचुरल फ्रिक्वेंसी से वाइब्रेट करने लगता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, व्हेन ए सिस्टम और बॉडी इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, the body tends to vibrate with its natural frequency, while the impressed force tries to impose its own frequency upon the system or body. स्वाभाविक सी बात है कि जब कोई बॉडी ऑक्सीडेट कर रहा है, अर्थात यह टाइम्ड वाइब्रेशन, जब हम वहाँ पे एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी अपने नेचुरल फ्रिक्वेंसी से वाइब्रेट करने लगता है। स्टार्ट में वह उसका वाइब्रेशन जो होता है इरेगुलर होता है, और उसके बाद क्या होता है कि वह वाइब्रेशन रेगुलर हो जाता है, और उसका पीरियोडिक फोर्स को रिमूव करने के बाद भी वह क्या करता है, अपने नेचुरल फ्रिक्वेंसी से वाइब्रेट करता है, और जिसके रीजन से उसका एम्पलीट्यूड क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और फेज क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ऐसे वाइब्रेशन को हम क्या कहते हैं, ऐसे वाइब्रेशन को फोर्स वाइब्रेशन कहते हैं। ऐसे वाइब्रेशन को हम फोर्स वाइब्रेशन कहते हैं। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आप देख लीजिए कि जब हम किसी बॉडी पर एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स अप्लाई करते हैं तो नेचुरल फ्रिक्वेंसी से वाइब्रेट करने लगता है, उसका एम्पलीट्यूड और फेज क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ऐसे वाइब्रेशन को हम फोर्स वाइब्रेशन कहते हैं। कि जैसे मतलब फॉर एग्जांपल किसी स्ट्रैट स्ट्रिंग में जब वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया हो और उसमें अल्टरनेटिव करंट को हम प्रोड्यूस करते हैं, तो वहाँ पे जो वाइब्रेशन होता है वो क्या होता है, फोर्स वाइब्रेशन होता है। यहाँ पे एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स जो होता है वह आपका इलेक्ट्रिक करंट होगा, और जिसके रीजन से उसका एम्पलीट्यूड और फेज जो होता है कांस्टेंट होता है। इसका डेफिनेशन आप नोट कर लीजिए। और इसके पहले डैम्प्ड वाइब्रेशन, फ्री वाइब्रेशन, मेंटेन्ड वाइब्रेशन के बारे में हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। सिंपल सी बात है कि फ्री वाइब्रेशन में कोई बॉडी क्या करता है, नेचुरल फ्रिक्वेंसी से वाइब्रेट करता है, उसका एम्पलीट्यूड और फेज क्या होता है, कांस्टेंट होता है। लेकिन आप जानते हैं कि इस अर्थ पर कुछ न कुछ एक्सटर्नल फैक्टर क्या करते हैं, ऑसिलेशन को, मोशन को, वाइब्रेशन को प्रभावित करते हैं, जिसके रीजन से उसका एम्पलीट्यूड फेज जो होता है प्रभावित होता है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डैम्पिंग कहते हैं। लेकिन जब हम एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स अप्लाई करते हैं तो कोई बॉडी अपने नेचुरल फ्रिक्वेंसी से वाइब्रेट करने लगता है। जब नेचुरल फ्रिक्वेंसी से वाइब्रेट करने लगता है तो उसका एम्पलीट्यूड ऑफ फेज क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जब हम यहाँ से एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स को रिमूव कर लेते हैं फिर भी वो बॉडी क्या करता है कि नेचुरल फ्रिक्वेंसी से वाइब्रेट करता है, जिसके रीजन से उसका एम्पलीट्यूड और फेज दोनों क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ऐसे वाइब्रेशन को हम क्या कहते हैं, फोर्स वाइब्रेशन कहते हैं। अब यहाँ पे उसके बाद फॉर एग्जांपल जैसे कोई स्ट्रिंग है, हम और मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, उसमें जब हम एसी करंट को प्रोड्यूस करते हैं, मतलब कि सप्लाई देते हैं, तो वह फॉर एग्जांपल क्या होता है, फोर्स वाइब्रेशन होता है। इस डिफिनेशन को आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्स वाइब्रेशन। यहाँ पे आपको कंडीशन फॉर रिजोनेंस की कंडीशन भी प्रोड्यूस होगी, प्राप्त होगी। तो किस प्रकार से रिजोनेंस की कंडीशन में प्राप्त होगी आपको हम दिखाएंगे। पहले आप ये डिफिनेशन नोट कर लीजिए, ओनली फॉर डिफिनेशन, चलो आप डिफिनेशन नोट कर लीजिए। ये तो जो आपका एसी का बना हुआ है, ये तो प्रीवियस वीडियो का हमने आपको बनाया है। आप केवल डिफिनेशन नोट करिए, उसके बाद हम चलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्स हार्मोनिक ऑसिलेटर या फोर्स वाइब्रेशन या फोर्स ऑसिलेशन। नोट करिए। अब यहाँ आप देख लीजिए इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फोर्स वाइब्रेशन। फोर्स वाइब्रेशन के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अभी हमने आपको फोर्स वाइब्रेशन क्या होता है उसके बारे में बताया। अब यहाँ से हम इसका डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त करेंगे और उसका सलूशन प्राप्त करेंगे। तो हम मान लेते हैं कोई पार्टिकल है जिसका मास क्या है, यम है। कोई पार्टिकल है जिसका मास यम है,
वह फोर्स वाइब्रेशन कर रहा है। कोई पार्टिकल है, वह क्या कर रहा है, फोर्स वाइब्रेशन कर रहा है, उसका मास यम है। एट एनी इंस्टेंट, किसी क्षण उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, वाई है। किसी क्षण उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, वाई है। तो उसका वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, यहाँ थोड़ा सा लीजिए, लेट अस कंसीडर ए पार्टिकल have mass m and oscillate under force vibration at any instant t, its displacement y, then its velocity and acceleration, then its velocity and acceleration। यहाँ पे हम मान लेते हैं कोई पार्टिकल है, उसका मास क्या है, यम है, वह फोर्स ऑपरेशन कर रहा है, तो किसी क्षण उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वाई है, और उसका वेग और एक्सेलरेशन क्या होगा, तो वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इक्वल टू हो जाएगा डी वाई अपान डी टी, एंड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हो जाएगा इसका डी टू वाई अपान डी टी टू। क्या हो जाएगा, डी टू वाई अपान डी टी टू। यहाँ पे वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर कॉल्ड वेलोसिटी एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आर कॉल्ड एक्सेलरेशन। अर्थात विस्थापन परिवर्तन की दर जो होता है वो वेग कहलाता है, और वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। तो यहाँ पे 3 केसेस एराइज होंगे किस कंडीशन में, फोर्स वाइब्रेशन के केस में। देयर आर 3 केसेस एराइज इन फोर्स वाइब्रेशन। फर्स्ट है कि ए रिस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट बट एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा कि रिस्टोरिंग फोर्स इक्वल टू माइनस म्यू वाई। क्या हो जाएगा, माइनस म्यू वाई, वेयर म्यू इज द फोर्स कांस्टेंट, वेयर म्यू इज द फोर्स कांस्टेंट। जहाँ पे म्यू क्या हो जाएगा, आपका फोर्स कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ पर रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है कि कोई भी बॉडी ये क्या कर रहा है, ऑपरेशन कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो रीस्टोरिंग फोर्स को, जिसको हिंदी में हम प्रत्यानयन बल कहते हैं, तो यह बॉडी को अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाने का प्रयास करता है। एक तरीके से कह सकते हैं हम, यह अपोजिंग फोर्स होता है, विरोधी बल होता है, लाइक एन इलास्टिक फोर्स, प्रत्यास्थ बल की तरह। या क्या होता है, अपोजिंग फोर्स होता है। जैसे कोई बॉडी क्या है कि जैसे हम मान लेते हैं एक सिंपल पेंडुलम है, और या कोई बॉडी है जिसका मास क्या है, यम है, या ऑसिलेट कर रहा है अंडर फोर्स वाइब्रेशन, तो बॉडी क्या करता है कि वह फोर्स इसको इक्विलिब्रियम में लाने का प्रयास करता है, इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाने का प्रयास करता है। वही फोर्स क्या होता है, रीस्टोरिंग फोर्स होता है। सेकेंड है आपका कि रीस्टोरिंग और फ्रिक्शनल फोर्स प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी बट एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। अर्थात सेकेंड केस में जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स होगा, फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू माइनस आर डी वाई अपान डी टी, वेयर आर ये क्या है आपका, आर इज द डैम्पिंग कांस्टेंट, वेयर आर इज द डैम्पिंग कांस्टेंट। जहाँ पे आर क्या है आपका, डैम्पिंग कांस्टेंट है। या फ्रिक्शनल फोर्स मतलब कि आपका घर्षण बल माइनस आर
डी वाई अपान डी टी, जहाँ पे आर क्या है, आर आपका डैम्पिंग कांस्टेंट है और म्यू आपका क्या है, फोर्स कांस्टेंट है। यहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स है, यहाँ पे फ्रैक्शनल फोर्स है। अब आता है थर्ड केस राइज होता है यहाँ पे, उसके बाद आपका थर्ड केस राइज होता है। फर्स्ट केस में आपका फ्रैक्शनल वो है आपका रीस्टोरिंग फोर्स, उसके बाद फ्रैक्शनल फोर्स। अब आता है एंड एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी पी अपॉन 2 पाई, दैट इज एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। यहाँ पे एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स जो होगा एफ साइन पी टी के क्या होगा, बराबर होगा एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स इक्वल टू एफ साइन पी टी। क्या होगा, एफ साइन पी टी, जहाँ पे एफ इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स, दस द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो टोटल फोर्स जो होगा वह एक्टिंग ऑन इट होगा, मतलब कि इस जो कोई पार्टिकल है वह क्या है, फोर्स वाइब्रेशन कर रहा है, उससे जो टोटल फोर्स होगा वो होगा इक्वल टू माइनस म्यू वाई माइनस आर डी वाई अपान डी टी प्लस एफ साइन पी टी। ये क्या हो जाएगा, टोटल फोर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने आपको बताया कोई पार्टिकल है जिसका मास क्या है, यम है, या कोई बॉडी है जिसका मास यम है, किसी समय वह क्या कर रहा है, फोर्स वाइब्रेशन कर रहा है, जिसका डिस्प्लेसमेंट वाई है, और उसका वेग और त्वरण क्या होगा, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन डी वाई अपान डी टी, डी टू वाई अपान डी टी टू। यहाँ पे 3 फोर्सेस अप्लाई होते हैं। रीस्टोरिंग फोर्स इक्वल टू माइनस म्यू वाई, जहाँ पे म्यू क्या है, फोर्स कांस्टेंट है। फ्रैक्शनल फोर्स इक्वल टू माइनस आर डी वाई अपान डी टी, जहाँ आर क्या है, आर इज द डैम्पिंग कांस्टेंट है। एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, क्योंकि फोर्स वाइब्रेशन में हम एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स अप्लाई करते हैं, इक्वल टू माइनस एफ साइन पी टी, जहाँ पे एफ जो है आपका मैक्सिमम पीरियोडिक फोर्स है। तो जब टोटल फोर्स की बात हम करेंगे तो तीनों क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, माइनस म्यू वाई माइनस आर डी वाई अपान डी टी प्लस एफ साइन पी टी, ये आपको मिल गया। उसके बाद हम आते हैं कि बाय न्यूटन्स लॉ क्या कर लेंगे, बाय न्यूटन्स लॉ। तो न्यूटन्स लॉ क्या है, आप जानते हैं, फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो अर्थात ये होता है इक्वल टू यम इंटू डी टू वाई अपान डी टी टू। क्या होता है, यम इंटू डी टू वाई अपान डी टी टू। हम क्या कर लेंगे, इन दोनों को इक्वल करके इंटरचेंज कर देंगे। इन दोनों को इक्वल करके इंटरचेंज करने के बाद हमको जो इक्वेशन मिलेगा वही आपका इक्वेशन होगा, इक्वेशन ऑफ फोर्स वाइब्रेशन। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, इसको आप पहले इतना नोट करिए। उसके बाद हम चलते हैं इन दोनों को, जब इन दोनों को हम इक्वल कर लेंगे, इन दोनों को इक्वल करने के बाद जब हम इंटरचेंज करते हैं तो हमको एक इक्वेशन मिलता है, वही इक्वेशन होता है इक्वेशन फॉर फोर्स वाइब्रेशन। पहले आप इतना नोट करिए। अब यहाँ पे देखिए कि जब टोटल फोर्स आपने देखा कि जब कोई पार्टिकल फोर्स वाइब्रेशन कर रहा है तो टोटल फोर्स आपको मिला था, टोटल फोर्स मिला था इक्वल टू माइनस म्यू वाई माइनस आर डी वाई अपान डी टी प्लस एफ साइन पी टी, ये मिला था आपको। अब आप जानते हैं बाय न्यूटन्स लॉ फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास आपने माना किसी कोई पार्टिकल का मास क्या है, यम है, तो यम इंटू क्या हो गया, डी टू वाई अपान डी टी टू। अब क्या कर लेंगे, इसको इक्वल कर देंगे तो हो जाएगा यम इंटू डी टू वाई अपान डी टी टू इक्वल टू माइनस म्यू वाई माइनस आर डी वाई अपान डी टी प्लस
एफ साइन पी टी। ठीक, आप क्या करेंगे, यम से सबको डिवाइड कर देंगे, तो हो जाएगा डी टू वाई अपान डी टी टू इक्वल टू माइनस म्यू अपान यम वाई माइनस आर अपान यम डी वाई अपान डी टी प्लस एफ बाई यम साइन पी टी। ये हो जाएगा। अब यहाँ से देख लीजिए, आप पहले सबको इंटरचेंज कर दीजिए, ये हो जाएगा डी टू वाई अपान डी टी टू प्लस म्यू अपान यम वाई प्लस आर बाई यम डी वाई अपान डी टी इक्वल टू एफ बाई यम साइन पी टी। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं डी टू वाई अपान डी टी टू प्लस टू के डी वाई अपान डी टी प्लस आर वाई इक्वल टू एफ बाई यम साइन पी टी। इतना लिख सकते हैं। यहाँ पे आर बाई यम जो था वह क्या हो गया, आपका 2k हो गया, आर बाई यम 2k, और उसके बाद म्यू अपान यम को हम ओमेगा स्क्वायर कर देते हैं। म्यू अपान यम को हम क्या कर देंगे, ओमेगा स्क्वायर कर देंगे। एफ बाई यम यहाँ लिख दीजिए सिंस, क्योंकि आर बाई यम इक्वल टू 2k, उसके बाद म्यू अपान यम इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, और कैपिटल एफ अपान यम इक्वल टू स्मॉल यम। ठीक, यही वैल्यू हमने क्या किया, यहाँ पे पुट किया, तो ये हो जाएगा डी टू वाई अपान डी टी टू प्लस 2k डी वाई अपान डी टी प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इक्वल टू एफ साइन पी टी। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। यही जो आपका है, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल फोर्स वाइब्रेशन। यहाँ पे यह जो इक्वेशन आपको मिला है, इक्वेशन फर्स्ट, यही क्या है, यही आपका डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्स वाइब्रेशन है। अब अगर यह एक आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका एक सोल्यूशन भी होगा। तो यहाँ पे इन केस ऑफ फोर्स वाइब्रेशन द बॉडी वाइब्रेट विद द फ्रिक्वेंसी ऑफ अप्लाइड फोर्स नॉट विथ इट्स ओन फ्रिक्वेंसी, सो द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। तो यह जो है, इसको जो फ्रिक्वेंसी होगी, मतलब कि फोर्स वाइब्रेशन के केस में द बॉडी वाइब्रेट विद द फ्रिक्वेंसी ऑफ अप्लाइड फोर्स, अर्थात अप्लाइड फोर्स की फ्रिक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा, और जबकि वह अपने फ्रिक्वेंसी से वाइब्रेट नहीं करेगा। तो क्योंकि फोर्स वाइब्रेशन हमने आपको बताया, जब पीरियडिक फोर्स अप्लाई किया जाता है तो नेचुरल फ्रिक्वेंसी से वाइब्रेट करने लगता है। इसका मतलब ये है कि जब बॉडी वाइब्रेट कर रहा था फोर्स वाइब्रेशन के केस में, सबसे पहले क्या होता है, डैम्पिंग होता है। तो जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो वह लगाए गए फोर्स के थ्रू फ्रिक्वेंसी से वाइब्रेट करता है, न कि अपने फ्रिक्वेंसी से। यह इसका एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिला है, इसका सोल्यूशन भी होगा। पहले आप क्या करिए कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप नोट कर लीजिए। यह वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले आप इसको डिफरेंशियल इक्वेशन नोट करिए, फिर हम चलते हैं सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फोर्स वाइब्रेशन। यहाँ आप देखिए, आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिला था, वो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिला था डी टू वाई अपान डी टी टू प्लस 2k डी वाई अपान डी टी प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इक्वल टू एफ साइन पी टी। यही मिला था, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट था। यही आपका डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्स वाइब्रेशन है। तो इसका द सोल्यूशन, देन द solution of above इक्वेशन। इसका सोल्यूशन जो होगा वो जो हो जाएगा y इक्वल टू ए साइन पी टी माइनस थीटा। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो यह आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो मान लेते हैं इसका क्या है, यह एक सोल्यूशन है। तो जब इसका एक सोल्यूशन है
तो यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं, यहाँ से dy अपान dt और d2y अपान dt2 निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा dy अपान dt, dy अपान dt। तो सबसे पहले dy अपान dt क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा a p cos pt माइनस थीटा, ये हो जाएगा। और d2y अपान dt2 ये क्या हो जाएगा, माइनस a p स्क्वायर साइन pt माइनस थीटा, ये हो जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y dy अपान dt एंड d2y अपान dt2 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ से यह जो वैल्यू है इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो पुट कर दीजिए, लिखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ y dy अपान dt एंड d2y अपान dt2 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब ये जो वैल्यू है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। जब पुट करेंगे क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा माइनस a p स्क्वायर साइन pt माइनस थीटा प्लस 2k क्या है dy अपान dt। तो dy अपान dt का मान आया है a p cos pt माइनस थीटा, इतना आया है। उसके बाद प्लस ओमेगा स्क्वायर, y का मान क्या है, y का मान है a साइन pt माइनस थीटा इक्वल टू अब क्या है, यह साइन pt, क्या है यह साइन pt। इतना आपको मिल गया वैल्यू रखने के बाद। अब यहाँ से क्या करिए, यहाँ से जहाँ पे साइन pt माइनस थीटा है उसको एक साइड कर लीजिए। साइन pt माइनस थीटा यहाँ भी है, साइन pt माइनस थीटा यहाँ भी है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, यहाँ a कर दीजिए साइन pt माइनस थीटा, ये मिल गया। प्लस 2kap cos pt माइनस थीटा इक्वल टू यह साइन pt, कितना मिल गया। यहाँ पे साइन pt माइनस थीटा था उसको हमने एक साइड कर लिया और क्या कर लिए, उसको अलग कर लिया। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन pt को माइनस थीटा सब्ट्रैक्ट कर दें प्लस थीटा ऐड कर दें, मान में कोई अंतर नहीं। इसको हमने क्यों किया, क्योंकि इसका एक्सपेंड करने के लिए। अब बन गया साइन a प्लस b। साइन a प्लस b का फार्मूला क्या होता है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b होता है। अब इसको हम ओपन कर देते हैं। जब हम इसको ओपन कर देंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ देख लीजिए a ओमेगा स्क्वायर माइनस p स्क्वायर साइन pt माइनस थीटा प्लस 2k ap cos pt माइनस थीटा इक्वल टू यह क्या हो जाएगा, साइन pt माइनस थीटा साइन a cos b प्लस cos pt माइनस थीटा इंटू साइन थीटा, यही हो जाएगा साइन a cos b प्लस cos a साइन b। अब क्या है, दिस रिलेशन होल्ड गुड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ t, therefore the coefficient of sin pt minus theta and cos pt minus theta must be equal on both sides। अब यहाँ पे sin pt minus theta और cos pt minus theta के कोफिशिएंट को हम क्या कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे।
तो पहले आप इतना नोट करिए, तो हम इसके कोफिशिएंट क्या करते हैं, अलग करते हैं। पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हमने इसको एक्सपेंड कर दिया। एक्सपेंड करने के बाद हम क्या करेंगे, इसके कोफिशिएंट को अलग कर लेंगे। पहले आप इतना नोट करिए, ऊपर का इरेज करते हैं हम। अब यहाँ देखिए, जो आपको वैल्यू मिला है, आपको जो ए ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर साइन पी टी माइनस थीटा प्लस 2 के पी कॉस पी टी माइनस थीटा इक्वल टू एफ साइन पी टी माइनस थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस पी टी माइनस थीटा साइन थीटा। अब इसके कोफिशिएंट क्या लिख दीजिए, इक्वेटिंग द equating the coefficient of sin pt minus theta and cos pt minus theta। अब sin pt minus theta और cos pt minus theta के कोफिशिएंट क्या कर लेंगे, इक्वेट कर लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा a ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। साइन पी टी माइनस थीटा क्या है, ये हो गया एफ कॉस थीटा। इसको इक्वेशन नंबर 3 बना दीजिए। अब हो जाएगा 2 के ए पी कॉस पी टी माइनस थीटा का कोफिशिएंट क्या है, एफ साइन थीटा। ये हो गया आपका एफ साइन थीटा। इक्वेशन नंबर ये आपको मिल गया, ए ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर एंड 2 के ए पी इक्वल टू एफ साइन थीटा। इक्वेशन नंबर 3 और 4 हो गया। अब यहाँ से कर दीजिए स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। यहाँ लिख दीजिए स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। इक्वेशन 3 और 4 को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए स्क्वायर करके। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 के स्क्वायर ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये हो गया एफ स्क्वायर। हम डायरेक्ट कर दिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, यहाँ से ए का मान निकाल लीजिए। तो सब में कॉमन क्या है, ए स्क्वायर कॉमन है। ए स्क्वायर कॉमन बचा आपको 4 के स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू एफ स्क्वायर। इतना बचा। अब जब इतना बचा तो यहाँ से ए स्क्वायर का मान हो जाएगा, सीधा ए का मान निकालिए। ए इक्वल टू एफ स्क्वायर है तो एफ अपान अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर पी स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 5 बना देते हैं। एंड ऑन डिवाइडिंग 4/3, जब 4/3 को हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो साइन थीटा अपान कॉस थीटा क्या हो जाता है, tan थीटा। यहाँ लिख दीजिए डिवाइडिंग 4/3 बी जेड। तो जब हम डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, एफ से एफ कैंसिल हो जाएगा। ए मिला आपको tan थीटा इक्वल टू 2 के ए पी अपान ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। यहाँ क्या है, ए है, तो ए से ये आप कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2 के पी अपान ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये हो गया थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2 के पी
अपॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन नंबर 6 बना लेते हैं। ये आपका क्या है, इक्वेशन नंबर 6 है। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 10 सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ हार्मोनिक ऑपरेटर। तो यहाँ पे इसका जो सोल्यूशन होगा यहाँ लिख दीजिए 10 द सोल्यूशन ऑफ फोर्थ हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो फोर्थ हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो सोल्यूशन होता है y इक्वल टू क्या था, y इक्वल टू a साइन पी टी माइनस थीटा। तो a का मान रख दीजिए, a का मान क्या हो जाएगा, यफ अपान अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर पी स्क्वायर इंटू साइन पी टी माइनस थीटा। ये आपका होगा y इक्वल टू यफ अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर पी स्क्वायर साइन पी टी माइनस थीटा। यहाँ पे थीटा का जो मान है वह इक्वेशन नंबर 6 से आप पुट कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो इक्वेशन 5 और 6 shows that the amplitude and phase of force oscillation depends on relative value of omega and p, that is omega square minus p square depending on their values. There are 3 cases arises. यहाँ पे इक्वेशन 5 और 6, इक्वेशन 5 और 6 जो है आपका वह एम्पलीट्यूड और फेज को प्रदर्शित करते हैं। जो यहाँ पे ए क्या है आपका एम्पलीट्यूड है, थीटा क्या है आपका फेज है। इक्वेशन 5 एंड 6 आर रिप्रेजेंट्स द एम्पलीट्यूड एंड फेज ऑफ द फोर्स ऑसिलेशन। तो यहाँ पे जो वैल्यू है फेज और एम्पलीट्यूड का वह पी और ओमेगा दोनों वैल्यू क्या करता है, डिपेंड करता है। ये आप क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया। यहाँ पे 3 केसेस राइज होते हैं कि एट वेरी लो ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी, एट वेरी हाई ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी, एट नेचुरल फ्रिक्वेंसी। यहाँ पी इक्वल टू जो ओमेगा होता है तो वहीं से आपको उत्पन्न होता है रिजोनेंस। पर यहाँ पे आप देख लीजिए, यह आपका एम्पलीट्यूड मिल गया, यह आपका फेज मिल गया, यह आपके मिल क्या हो गया, सोल्यूशन ऑफ फोर्स वाइब्रेशन। ठीक है, अब हम चलते हैं, यहाँ 3 केसेस राइज होते हैं तो हम आगे चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिला था, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ फोर्स वाइब्रेशन, इसका आपको सोल्यूशन भी मिल गया। सोल्यूशन स्टार्ट में आपको मिला था y इक्वल टू ए साइन पी टी माइनस थीटा। तो यहाँ से एम्पलीट्यूड का मान आपने निकाला यफ इक्वल टू वाई, मतलब कि ए इक्वल टू मिला था यफ अपान अंडर रूट 4 ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर पी स्क्वायर। ये आपका एम्पलीट्यूड मिला था। तो आपका जो इक्वेशन मिला था डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका सोल्यूशन आपको मिल गया y इक्वल टू यफ अपान अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर पी स्क्वायर साइन पी टी माइनस थीटा। यहाँ पे थीटा क्या है आपका फेज है, तो फेज की वैल्यू मिल गई थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2 के पी अपान ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है, इससे क्लियर होता है कि जो आपका ऑसिलेशन है यह डिपेंड करता है ओमेगा और पी के वैल्यू पर। तो ओमेगा और पी के वैल्यू पर जब डिपेंड करता है तो यहाँ से 3 केसेस राइज होते हैं, 3 केसेस उत्पन्न होते हैं। पहला एट वेरी लो ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी, इसका मतलब कि पी इज मोर लेस देन ओमेगा। इसका मतलब कि व्हेन द फ्रिक्वेंसी ऑफ अप्लाइड फोर्स इज मच लेस देन, यहाँ पर पी जो है पी इज द पीरियाडिक फोर्स अप्लाइड फोर्स, मतलब व्हेन द फ्रिक्वेंसी ऑफ अप्लाइड फोर्स इज मच लेस देन द नेचुरल फ्रिक्वेंसी, जहाँ पर ओमेगा आपका नेचुरल फ्रिक्वेंसी है और पी क्या है आपका अप्लाइड फ्रिक्वेंसी है। तो जो आपका अप्लाइड फ्रिक्वेंसी है वह नेचुरल फ्रिक्वेंसी से यदि बहुत कम हो है तो इस केस में व्हेन द फ्रिक्वेंसी ऑफ अप्लाइड फोर्स इज मच लेस देन द नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ द बॉडी देन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। तो उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं P इज मोर लेस देन ओमेगा, मतलब ओमेगा की तुलना में अर्थात नेचुरल फ्रिक्वेंसी की तुलना में जो अप्लाइड पीरियाडिक फोर्स है वो क्या है, तो बहुत ही
कम है। तो यहाँ से पी ओमेगा का जो वैल्यू है पी की तुलना में क्या हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा, अर्थात पी क्या हो जाएगा, निगलेक्ट हो जाएगा। यहाँ से मिला आपको एफ मान ओमेगा स्क्वायर। तो आप स्टार्ट में देख लेते एफ इक्वल टू एफ बाई एम, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू म्यू अपान एम। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पर रख दिया, तो आपको एम्पलीट्यूड क्या मिला, एफ अपान म्यू। एंड द फेज विल बी, तो जो इसका फेज होगा थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2kp अपान ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। यहाँ भी जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी है इसकी तुलना में जो अप्लाइड फ्रिक्वेंसी ऑफ अप्लाइड फोर्स है वो क्या है, बहुत ही कम है। तो जो इसका फेज होगा नियर अबाउट क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब इससे यह निष्कर्ष निकलता है, इट मीन्स दैट, इससे यह निष्कर्ष निकलता है, इट मीन्स दैट द एम्पलीट्यूड डिपेंड्स ओनली, द एम्पलीट्यूड डिपेंड्स ओनली ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रिक्वेंसी ऑफ फोर्स। अर्थात अप्लाइड फोर्स पे डिपेंड करता है और उसके फ्रिक्वेंसी ऑफ अप्लाइड फोर्स पे डिपेंड, मतलब कि इट मीन्स दैट द एम्पलीट्यूड डिपेंड्स ओनली ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड द फोर्स कांस्टेंट म्यू, द डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स ऑलवेज इन फेज। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि क्योंकि ओमेगा जो है पी की तुलना में बहुत अधिक है, इसका मतलब यह है कि जो एम्पलीट्यूड होता है वह केवल डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स पे और फ्रिक्वेंसी ऑफ फोर्स पी पे निर्भर नहीं करता है। ठीक है, अब सेकंड पे आ जाइए, एट वेरी हाई ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी, जब ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी क्या हो, बहुत अधिक हो। इसका मतलब कि व्हेन द फ्रिक्वेंसी ऑफ अप्लाइड फोर्स इज हायर देन द नेचुरल फ्रिक्वेंसी, जब नेचुरल फ्रिक्वेंसी की तुलना में अप्लाइड फ्रिक्वेंसी क्या होगा, बहुत अधिक होगा, तब यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या होगा, तब एम्पलीट्यूड ए इक्वल टू एफ वन अंडर पी पावर 4, क्योंकि यहाँ क्या है होल स्क्वायर है, तो पी पावर 4 प्लस 4 के स्क्वायर पी स्क्वायर नियर अबाउट, मतलब ओमेगा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा उसकी तुलना में। तो एफ वन पी स्क्वायर इक्वल टू एफ वन एम पी स्क्वायर। तो एफ इक्वल टू क्या था, एफ इक्वल टू आपको मिला था एफ बाई एम, तो वैल्यू हमने रख दिया बाई एम हो गया। तो फेज थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2kp अपान ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर नियर अबाउट हो जाएगा माइनस 2k अपान पी। तो tan इनवर्स माइनस 0, तो एक लगभग नियर अबाउट क्या होगा, पाई होगा। इट मीन्स दैट, इसका मतलब है कि द एम्पलीट्यूड डिक्रीजेज, उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, घटेगा। इट मीन्स दैट द एम्पलीट्यूड डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन फ्रिक्वेंसी, अर्थात फ्रिक्वेंसी के बढ़ने के साथ साथ, अप्लाइड फ्रिक्वेंसी के बढ़ने के साथ साथ उसका एम्पलीट्यूड क्या होता है, डिक्रीज होता है और उसका जो फेज डिफरेंस है, उसका जो कलांतर है वर्ड टू वर्ड क्या होगा, पाई होगा। अब हम चलते हैं कि जब आपका नेचुरल फ्रिक्वेंसी जो है अप्लाइड फ्रिक्वेंसी के बराबर होता है तब क्या होता है। यहाँ पे देखिए, आगे हम बताते हैं आपको क्या होता है। तो आप सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, नोट करने के बाद हम आगे चलते हैं। आप दो केस जो है उसको नोट कर लिए। अब थर्ड केस पे आते हैं कि थर्ड केस क्या है कि एट ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी इक्वल टू नेचुरल फ्रिक्वेंसी, जब ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी जो है नेचुरल फ्रिक्वेंसी क्या हो, बराबर हो, अर्थात जो P है वो आपका ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी है, अर्थात अप्लाइंग फ्रिक्वेंसी ऑफ फोर्स जो P है वह नेचुरल फ्रिक्वेंसी के जब बराबर होगा, इस केस में यहाँ पे व्हेन द फ्रिक्वेंसी ऑफ फोर्स इज इक्वल टू नेचुरल फ्रिक्वेंसी देन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, तो उसका वाइब्रेशन क्या होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका सॉल्यूशन था, तो आपको सॉल्यूशन मिला था y इक्वल टू एफ अपान अंडर रूट, क्या मिला था, पी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, क्या मिला था आपको, पी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल, नहीं ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर, आपको मिला था ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर पी स्क्वायर साइन पी टी माइनस थीटा, यही मिला था कि y इक्वल टू एफ अपान अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर पी स्क्वायर साइन पी टी माइनस थीटा। जब p इक्वल टू ओमेगा होगा तो ये ऑलरेडी क्या हो गया, आपका 0 हो गया। तो यहाँ क्या मिला, एफ अपान 2kp,
जबकि स्टार्ट में एफ इक्वल टू एफ बाई एम और 2k इक्वल टू आर बाई एम। यहाँ से हम वैल्यू पुट कर देंगे तो ए इक्वल टू क्या मिला, F1 ओमेगा आर मिल गया। और फिर आप देख सकते हैं थीटा इक्वल टू tan इनवर्स, आपको ए वैल्यू क्या मिल गया, ए वैल्यू आपका एम्पलीट्यूड हो गया, ए आपका एम्पलीट्यूड हो गया, फेज मिला था थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2kp अपान ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एक क्या मिला था आपको, फेज मिला था। अब tan इनवर्स 2kp, अब ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जब नेचुरल फ्रिक्वेंसी के बराबर फिर आपका ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी है तो इस कंडीशन में वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। और किसी संख्या में अगर हम 0 से भाग देते हैं उसका मान क्या होता है, इनफाइनाइट आता है, अर्थात नियर अबाउट। आप देख सकते हैं tan 90 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। इस केस में इन दिस केस द एम्पलीट्यूड डिपेंड्स mainly on the damping. If damping force is are small, then the amplitude of the vibration is very small, very large. या damping force क्या होगा, बहुत ही स्मॉल होगा, तो उसका एम्पलीट्यूड का जो वेरिएशन होगा वो क्या होगा, बहुत ही अधिक होगा। अब बात आती है यहाँ से, आप देख लीजिए, यदि ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी जो है वह नेचुरल फ्रिक्वेंसी के बराबर है तो यहीं से उत्पन्न होता है कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। क्या उत्पन्न होता है, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। यही कंडीशन इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस इन फोर्थ वाइब्रेशन। फोर्थ वाइब्रेशन जो है यही बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है, जब ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी जो होता है नेचुरल फ्रिक्वेंसी के बराबर होता है तो यहाँ से उत्पन्न होता है कंडीशन ऑफ रेजोनेंस और नाच की कंडीशन उत्पन्न होती है। हमें आशा करते हैं कि फोर्थ वाइब्रेशन आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ वाइब्रेशन, उसका सोल्यूशन, एम्पलीट्यूड, फेज, उसके बाद यहाँ 3 केसेस राइज होते हैं, जब ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी नेचुरल फ्रिक्वेंसी से बहुत अधिक हो, जब ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी नेचुरल फ्रिक्वेंसी से बहुत ही कम हो, जब ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी नेचुरल फ्रिक्वेंसी के बराबर हो। ये तीनों केस आपका कंप्लीट हो गया है। हम आशा करते हैं आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आप किसी कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में आप जरूर दीजिएगा। कमेंट का हम आपको इंतजार करते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसके बाद हम अगला वीडियो लेके आएंगे LCR सर्किट इन फोर्थ वाइब्रेशन। LCR सर्किट के बारे में हम आपको बताएंगे और इसको आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। आप सदा आगे बढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।